आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। ये चैप्टर है क्लास 10th स्टेट बोर्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स। सो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, सेकेंड वी विल कवर सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, देन वी विल कवर केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन मतलब क्या। तो हमने बचपन से देखा, अगर हम कोई चीज़ रखते हैं ज़मीन पे तो वो ज़मीन पे टिकी रहती है। अगर आपने टेबल पे कोई, ये सपोज टेबल है ज़मीन पे रखा हुआ, उस पर आपने कोई बॉल रख दिया या फिर बॉक्स रख दिया तो वो वहीं पे रहेगा। तो आप बता सकते हैं इस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा? तो हम सबको ही पता है इस पर वर्क कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चैप्टर की कहानी शुरू करने से पहले एक कहानी बता देते हैं। हम सबको ये कहानी पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी एक बार वापस से सुनेंगे। तो एक था पेड़, किस चीज़ का पेड़ था? तो ये पेड़ था एप्पल का, समझ लीजिए एप्पल है। और उसके नीचे बैठे थे हमारे महान व्यक्ति न्यूटन जी, मस्त बैठे हुए थे आराम से। और फिर अचानक उनके ऊपर गिरता है एक एप्पल। अब कोई आम इंसान होता तो क्या करता? अगर आप और हम होते तो एप्पल खा लेते, बट ये थे न्यूटन भाई साहब। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये अर्थ है हमारी। तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि ये एप्पल अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा। ये चाहे ऐसे भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था, या ऐसे टेढ़े भी गिर सकता था, बट ये ज़मीन के तरफ ही क्यों गिरा। फिर उनके दिमाग में आया कि अर्थ जो है वो इस पेड़ पे लगे एप्पल के ऊपर जब ये नीचे गिर रहा है, कोई तो फोर्स लगा रही होगी जिससे ये एप्पल नीचे गिर रहा है। ठीक है, फिर उससे उनको पता चला कि अर्थ एक फोर्स लगा रही है, और उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, या इस कंसेप्ट को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। अब न्यूटन भाई साहब है, बस एप्पल से या ग्रेविटी से चुप तो बैठेंगे नहीं। फिर उनके दिमाग में आया, अगर अर्थ कुछ हाइट पे रखे हुए एप्पल पे फोर्स लगा सकती है, तो कुछ और दूरी पे जो हमारा मून है उस पर भी फोर्स लगा ही सकती है। और जो अदर प्लैनेट्स है जो घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, उन पे भी तो फोर्स लगा ही सकती है। तो वही उसका ही संशोधन उन्होंने किया। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमारे न्यूटन भाई साहब इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर अर्थ एप्पल पे फोर्स लगा रहे तो एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगा ही रहा होगा। तो सपोज दिस इज हमारा अर्थ और ये रहा हमारा छोटू सा एप्पल। तो अगर अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो एप्पल भी उसको अपनी तरफ खींच ही रहा होगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों भी एक दूसरे की तरफ खींच रहे होंगे। बट आपने वो गेम खेला है रस्सी खींच, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई याद नहीं आ रहा, बट मराठी में उसको रस्सी खींच बोलते हैं। तो यहाँ पे होते कुछ प्लेयर्स और इस साइड होते कुछ प्लेयर्स, और वो एक दूसरे को रस्सी से खींचते हैं, और जो ये बीच वाली लाइन क्रॉस करता है वो विनर होता है। तो अभी आप ही बताइए कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो जीतेगा। तो बस वही है। अभी यहाँ पे अर्थ का मास ज़्यादा है, अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगी एप्पल पे तो एप्पल अर्थ की तरफ आएगा। एप्पल भी फोर्स लगा रहा है अर्थ को अपनी तरफ खींचने का, बट वो बहुत ज़्यादा कम है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहीं से आया हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, विच इज़ अगर सपोज ये है एक ऑब्जेक्ट m1 विथ मास m1 और ये है एक दूसरा ऑब्जेक्ट विथ मास m2, और इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज r, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो बहुत विचार विमर्श के बाद हमारे न्यूटन भाई साहब पहुंचे एक कंक्लूजन पे, और वो कंक्लूजन ये है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड इसी कंसेप्ट को उन्होंने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटी। तो न्यूटन भाई साहब का कहना है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a definite force, and this force is directly proportional to the masses of the object. So ये है m1, ये है m2, तो ये force directly proportional है to the masses of the object which is m1 m2 m2 and is inversely proportional
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आया हमारा फॉर्मूला फॉर फोर्स विच इज़ जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे m1 है एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और आर स्क्वायर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये जी क्या है, तो ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज़ जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11। ये याद रखना है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन हो सब चीज़ें चेंज होगी बट ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसको याद कर लेना। जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11। अब न्यूटन भाई ने तो बहुत परेशान कर ही लिया था बट आगे फिर हमारे आगे कैप्लर भाई साहब और वो ले आए कैप्लर्स लॉ। इसमें हम 3 लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ये हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि जो प्लैनेट है वो कैसे मूव करते हैं सन के अराउंड, या फिर जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है। तो एक एक करके एक एक लॉ पढ़ेंगे। तो बहुत सालों से हम देखते आ रहे, सब लोग नोट कर रहे, बहुत सा डेटा अवेलेबल था कि प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, और उसी का स्टडी करके 16th सेंचुरी में कैप्लर भाई साहब लेके आए 3 लॉज। तो उसमें से फर्स्ट लॉ है, तो कैप्लर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कैप्लर का फर्स्ट लॉ कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो एलिप्स जो होता है उसके 2, जैसे हमारा सर्कल होता है उसका एक ही सेंटर होता है, वैसे एलिप्स के 2 होते हैं विच आर नोन एज फोकाई। तो ये एक फोकाई, ये दूसरी फोकाई, और ये है हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कैप्लर भाई साहब का कहना है कि जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड जब मूव करता है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और उसके जो सन होता है वो उसके 1 फोकाई पे होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेट द कैप्लर्स लॉज, then you will write the laws and you will also draw this diagram, because डायग्राम पेपर को प्रेजेंटेबल बनाती है और मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये रहा हमारा केप्लर्स फर्स्ट लॉ विच सेज दैट a planet moves around a sun in an elliptical orbit with sun at the center at one of the foci. So this is our Kepler's first. हमारे कैप्लर भाई साहब क्या कहना है, जब एक प्लैनेट इन डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एरिया कवर करेगा, डजेंट मैटर वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट के कहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर ए से बी जाने में प्लैनेट को लग रहे 10 मिनट और ये एरिया है लेट्स सपोज ASB, और सी से डी जाने में प्लैनेट को लग रहे 10 मिनट और ये एरिया है CSD। तो कैप्लर भाई साहब का कहना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहाँ पे है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 10 मिनट, तो 10 मिनट A to B ट्रैवल करने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये कवर करेगा अगर C to D ये 10 मिनट में जा रहा है। तो इसका मतलब होगा दैट ASB का एरिया विल बी इक्वल टू CSD का एरिया। सिमिलरली अगर D से E जाने में लग रहे 15 मिनट और E से F जाने में लग रहे 15 मिनट, तो जो एरिया होगा DSE का दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ESF। आई होप ये बात क्लियर है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह हुआ, तो ये हुआ हमारा केप्लर का सेकेंड लॉ। यहाँ पे भी आपको डायग्राम बना के दिखाना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केप्लर का थर्ड लॉ। केप्लर का थर्ड लॉ क्या कहना चाह रहा है, तो किताबी डेफिनेशन देखते हैं। तो केप्लर का थर्ड लॉ कहना चाह रहा है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सिंपल भाषा में समझा दो तो ये कह रहा है कि एक प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा उसके डिस्टेंस पे। तो T² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो जाहिर सी बात है अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ही बताइए अगर A से B जाने में और C से D जाने में किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो A से B जाने में कम टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। C से D जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो बस यही है केप्लर का थर्ड लॉ। ये हो गए हमारे केप्लर के 3 लॉ। देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब एक ऑब्जेक्ट है
उस पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो मोशन होगी, मोशन होगी तो वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और एक्सेलरेशन किस तरफ लगता है? जिस तरफ फोर्स लगता है। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की तरफ लगता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जाहिर सी बात है वो लगेगा अर्थ की तरफ। ये है हमारा अर्थ और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लगेगा अर्थ की तरफ। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। सो जी क्या हुआ? हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू या फिर फॉर्मूला क्या है। तो जी की वैल्यू डिराइव करने के लिए पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमारा जी एम विच इज़ मास ऑफ अर्थ इंटू एम विच इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स का और एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा, विच इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एफ इक्वल्स टू एम जी। अब हम फोर्स को अगर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा जी एम बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो ये मास से मास कैंसिल होगा और हमें मिलेगी जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे जी इज़ हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज़ 6.67 इंटू 10⁻11 -11, और मास जो है वो है हमारा अर्थ का मास जो है 6 इंटू 10⁻24, और r will be our distance between the object and the earth. तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे m इज़ मास ऑफ अर्थ एंड हमारा r होगा रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू है मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6, एंड जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा जी इक्वल्स टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक होगा मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। अभी हमने देखा कि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। तो आप ही बताइए एक बात, ये हर तरफ सेम रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पहली तो बात हमारा अर्थ परफेक्टली सर्कुलर नहीं है। दूसरी बात, जब हम अर्थ के नीचे जाएंगे तब अर्थ का रेडियस कम होता जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो अर्थ का रेडियस कम होगा तो हमारा जी की वैल्यू चेंज होगी, और अगर मैं पोल्स पे खड़ी हूँ तो डिस्टेंस कम होगा, रेडियस कम होगी, तो यहाँ पे कम होगा। अगर मैं इक्वेटर पे खड़ी हूँ तो रेडियस ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। तो पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि हमारा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। की वैल्यू किस किस बार चेंज होगी? 1 2 3, 3 बार हमारी जी की वैल्यू चेंज होगी। एक तो होगी विच डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये डिपेंड करेगा हम कहाँ पे खड़े, अगर हम पोल पे खड़े या फिर हम इक्वेटर पे खड़े, क्योंकि इक्वेटर टू पोल अर्थ का रेडियस कम होता जाता है। सेकेंड डिपेंड करेगा हाइट पे, अगर हम सपोज़ यहाँ पे कोई पर्वत है, यह है अर्थ सरफेस और हम किसी पर्वत पे खड़े हैं तो रेडियस ज़्यादा होगा, तो जी की वैल्यू चेंज होगी। और अगर हम मान लो गड्ढा खोद के मैं चली गई नीचे तो यहाँ पे ऑफकोर्स रेडियस कम होगा, तो अगेन जी की वैल्यू चेंज होगी। तो जी की वैल्यू कितनी बार चेंज होगी? एक अर्थ के सरफेस पे डिपेंड करेगी, एक अर्थ के हाइट पे डिपेंड करेगी, और एक डेप्थ पे डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, हम हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और सरफेस पे डिपेंड करेगा हम कहाँ पे हैं। अगर हम पोल पे हैं तो जी की वैल्यू कम होगी, अगर हम पोल पे है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर हम इक्वेटर पे है तो जी की वैल्यू कम होगी। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो चेंज करता है विद सरफेस, हाइट एंड डेप्थ, और उसका फॉर्मूला है g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे m इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड r स्क्वायर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ।
हम देखेंगे एक कंसेप्ट विच इज़ एस्केप वेलोसिटी। तो महाभारत में आपने वो कहानी सुनी है क्या, जो भीम ने हाथी को घुमा घुमा के बाहर फेंक दिया था और वो कभी मिले ही नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भीम ने हाथी को फेंका था, सपोज ये हाथी है, तो वो अर्थ के बाहर चले गए, वो अंतरिक्ष में चले गए। तो जिस वेलोसिटी से भीम ने उनको फेंका था, दैट विल बी अवर एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तोड़ के बाहर जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है। तो देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है और एस्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज v² equals to u² plus 2as, which talks about the initial velocity, final velocity of an object. v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सेलरेशन और s है द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अगर हम किसी बॉल जो अर्थ पे गिर रहा है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैं अर्थ पे खड़ी हूँ और मुझे ये एक बॉल है जो फेंकना है, तो मुझे कितने हाइट पे फेंकना है या ये कितने हाइट पे रीच करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे इनिशियल वेलोसिटी पे। तो हम पहले हाइट का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो v² equals to u² plus 2as। तो s है हमारी हाइट, v² माइनस u² अपॉन 2a। a की वैल्यू है हमारी -g, बिकॉज बॉल ऊपर जा रहा है और फोर्स जो हमारा एक्सलेशन वो अंदर की तरफ g होता है, तो बाहर की तरफ वो लगेगा -g। तो ये है हमारा हाइट का फॉर्मूला। और जब हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जाने तक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, बॉल रुकेगा और फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो ये होगा हमारा 0। तो s इक्वल्स टू u² अपॉन g, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जो हमारी मैक्सिमम हाइट रीच होगी वो होगी u² बाई g। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो जो भी हमारी हाइट है वो डिपेंड करेगी हम किस डिस्टेंस, किस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि बॉल कितना ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ से हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के आता है v एस्केप इक्वल्स टू √of 2gm/r, जहाँ पे g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो भीम है उसने 2.37 किलोमीटर के वेलोसिटी से हाथी को बाहर फेंका था, जिससे वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के चले गए। इसके वेलोसिटी नाम में ही रखा है कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एस्केप करके बाहर अंतरिक्ष में चले जाएंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी।